गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर आपके लिए लेके आया हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। दोस्तों आज तारीख है 28 जुलाई 2020। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहां करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप सही जगह पे हैं। दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले लेते हैं आज की कुछ मोटिवेशनल पंक्तियाँ। तो आज की पंक्तियाँ इस तरह से हैं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही हमेशा अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। हाँ जी दोस्तों, हमेशा खुद पर विश्वास करिए। किसी दूसरे का सहारा लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश मत करिए। आप शायद ही सफल हों, लेकिन यदि आप अपनी काबिलियत पर विश्वास रखोगे तो आप 100% सक्सेस होगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज का पहला सवाल आपके सामने ये। भारत के कोलकाता से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन रवाना की गई? आपके ऑप्शन है म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। आपका राइट ऑप्शन होगा बांग्लादेश। हाँ जी दोस्तों, बांग्लादेश भारत से हाल ही में बांग्लादेश के लिए एक ट्रेन चलाई गई है। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच पहली कंटेनर ट्रेन मालगाड़ी का सफल परीक्षण किया गया है। यह कंटेनर ट्रेन जो है वो 60 कंटेनरों वाली एक मालगाड़ी है जो कोलकाता और बांग्लादेश के बीच चलाई गई है। यह ट्रेन का जो उद्देश्य है चलाने का, वो दोनों देशों के जो व्यापारिक संबंध हैं उनको मजबूती देना। और ये जो रेलगाड़ी है वो कोलकाता के मेजर हट स्टेशन के पास से कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के टर्मिनल से रवाना की गई। और यह मालगाड़ी भारत के नाहटी, राणाघाट एवं घेड़े, जबकि बांग्लादेश के दर्शना और इसूरदी होते हुए बंगबंधु पश्चिमी स्टेशन पर पहुंचेगी। बंगबंधु स्टेशन बांग्लादेश की राजधानी जो ढाका है वहाँ से तकरीबन 117 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ जी, जो जहाँ ये पहुँचना है, इस ट्रेन को बांग्लादेश की राजधानी ढाका से करीब 117 किलोमीटर दूर एक स्टेशन है बंगबंधु, वहाँ इसे पहुँचना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपकी समझ आ गई होगी। चलिए, और वैसे भी भारत अपने जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखता है। एक पाकिस्तान, चीन की बात अलग है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है आपका। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप चाहो तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर आएगा। ठीक है, सवाल क्या है। लॉन्च पुस्तक, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च की है जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी के लेखक कौन है? मार्क हेनिंग्सबॉम, जॉर्ज इलियट, सलमान रश्दी, अनीता देसाई। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मार्क हेनिंग्सबॉम। ठीक है दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, आइए समझते हैं। दोस्तों लेखक मार्क हेनिंग्सबॉम ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द पेंडेमिक सेंचुरी। इस पुस्तक में 1918 से लेकर अब तक की सभी बीमारियों पे फोकस किया गया है। जैसे आपने सुना होगा 1924 में निमोनिया, प्लेग, तोता बुखार, सार्स, और जैसे अभी चल रहा है कोविड-19, इन सारी बीमारियों का उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है। बात आपको समझ आ गई होगी। तो आपको ये याद रखना है ये पुस्तक लिखी किसके द्वारा है और इस पुस्तक का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखने वाली बात है। चलिए बढ़ते हैं अगले इस प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट खेल जगत से आ रहा है और अगली खबर क्या है देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी हरियाणा और ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों खेल मंत्री किरण रिजिजू ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक, यानी जो 2021 में टोक्यो में ओलंपिक खेल होने वाले हैं,
उनके बाद में इंडिया में इंडिया यूथ गेम होंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम होने हैं। ये इनका चौथा संस्करण है। आपको ये पूछा जा सकता है जी, खेलो इंडिया यूथ गेम का एक कौन सा संस्करण है, तो दोस्तों चौथा संस्करण है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो यहाँ के हरियाणा की इन खेलों में परफॉर्मेंस को देखते हुए जो खेल मंत्री हैं हमारे किरण रिजिजू, आपको बताना ये है, अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि जो किरण रिजिजू हैं वो किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपको ये बात मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है, ठीक है दोस्तों। हाँ तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो हरियाणा को जो मेजबानी मिली है इन चौथे संस्करण की खेलो इंडिया यूथ की, वो मिली है हरियाणा के अच्छे परफॉर्मेंस के कारण, ठीक है। हरियाणा ने इस खेल में 2018 में 102 पदक जीते, 2019 में 159 पदक जीते और 2020 में 200 पदक जीते और देश का मान बढ़ाया। तो इस कारण से इन खेलों की जो मेजबानी मिली है वो हरियाणा को मिली है। आप बात को समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल इस तरह से है आपका, किस राज्य में स्थित भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर KAPP-3 को चालू किया गया है? आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी गुजरात। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत का सबसे बड़ा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो स्थित है गुजरात में, ठीक है दोस्तों। क्या है पूरी खबर, आइए समझते हैं। दोस्तों गुजरात राज्य में भारत का सबसे बड़ा काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र का तीसरा रिएक्टर KAPP-3 यानी काकरापार एटॉमिक प्लांट पावर प्लांट 3 को चालू किया गया है। यह देश का सबसे बड़ा रिएक्टर है और इसकी जो कुल क्षमता है वो है दोस्तों 700 मेगावाट। हाँ जी, इसकी जो कुल क्षमता है 700 मेगावाट इसकी क्षमता है, ठीक है। और इस संयंत्र का जो सबसे पहला जो रिएक्टर स्टार्ट हुआ वो हुआ था 1993 में, दूसरा रिएक्टर स्टार्ट हुआ 1995 में और जो तीसरा रिएक्टर है उसकी शुरुआत हुई थी 2010 में और अभी 2020 में ये कंप्लीट हुआ है और इसने काम करना भी शुरू कर दिया है। आपकी अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगली खबर कहाँ से आती है, क्या कहती है? अगला सवाल इंपॉर्टेंट है। ये 53वां व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 9060 कार्यक्रम किसने जीता? ऑप्शन ए विश्वनाथ आनंद, ऑप्शन बी परिकृष्ण, ऑप्शन सी P हरिकृष्ण और ऑप्शन नंबर सी अक्षयराज कोरे, ऑप्शन नंबर डी अभिजीत गुप्ता। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी P हरिकृष्ण, ठीक है। देखते हैं क्या है पूरी खबर। दोस्तों भारतीय ग्रैंड मास्टर P हरिकृष्ण ने स्विट्जरलैंड में चल रहे, तो आपको ये याद रखना है ये कहाँ चल रहा था, स्विट्जरलैंड में चल रहे थे, 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 9060 कार्यक्रम जीता। अब उन्होंने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि उन्होंने किस खिलाड़ी को हरा के जीता, तो उन्होंने जर्मनी के युवा खिलाड़ी विंसेंट केमर को अपनी सफ़ेद मोहरों के चलते 37 चाल में हराकर यह जीत अपने नाम की, ठीक है। इस जीत में विश्व में पहले इनकी जो रैंकिंग थी वो 26वीं रैंकिंग थी, लेकिन इस जीत के साथ वो 18.5 अंक लेकर दूसरे स्थान पे आ गए हैं। और जबकि पहले स्थान पे अगर आपसे पूछा जाए शतरंज में कौन है, तो भाई ये हैं आपके पोलैंड के खिलाड़ी हैं और इनका नाम है राडोस्लाव वोजता सजेक, जो 20.5 अंक लेकर शीर्ष पर हैं। तो आपको ये याद रखना है किस खिलाड़ी को हरा के जीता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नंबर फर्स्ट रैंक किसकी है, ये वाली बात याद रखनी है आपको, ठीक है। बात आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है आज का? दोस्तों अगला प्रश्न इस तरह से, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मालदीव में 26 जुलाई को अपना कौन सा स्वतंत्र दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए 55वां, ऑप्शन बी 45वां, ऑप्शन सी 65वां और ऑप्शन डी 59वां। दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 55वां। ऑप्शन नंबर ए 55वां स्वतंत्रता दिवस अपना मालदीव ने मनाया। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों वर्ष 1965
1965 में मालदीव को स्वतंत्रता मिली यूनाइटेड किंगडम से, और 26 जुलाई को मालदीव ने अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया। इसी बीच भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें बधाई दी। और हाल ही में भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था संजीवनी। इसके तहत मालदीव को 6.2 टन आवश्यक दवाएं, याद रखना जी, 6.2 टन आवश्यक दवाएं और 600 टन खाद्य सामग्री मुहैया कराए थे। मालदीव हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी देश है और हमारे यहाँ इनसे मित्रवत व्यवहार रहता है, और भारत अक्सर यहाँ की हेल्प करता है। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे पीने के पानी की कमी के चलते ऑपरेशन नीर चलाया गया था, और हाल ही में अभी 800 करोड़ का यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जिम का सामान भी भारत ने मालदीव को गिफ्ट किया है। और मालदीव के विषय में एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं, मालदीव एक द्वीप है, एक आइलैंड पे बसा हुआ देश है, और इस आइलैंड को हम कोरल आइलैंड या कोरल द्वीप भी कहते हैं या प्रवाल द्वीप भी कहते हैं। आपको याद रखना, प्रवाल द्वीप, ये बात आपको याद रखनी है। दोस्तों, प्रवाल द्वीप क्या होता है, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरे फेसबुक पेज अमित तोमर पे जाइए, वहाँ आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ पूरी बात आपकी समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा के लिए हस्ताक्षर किए हैं? करेंसी स्वैप मतलब मुद्रा विनिमय, वस्तु विनिमय आपने सुना होगा ना, ऐसे ही मुद्रा विनिमय होता है। क्या होता है, आइए समझते हैं। आपके ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी मालदीव। आपका राइट ऑप्शन होगा ए श्रीलंका। श्रीलंका के साथ भारत ने $400 मिलियन की करेंसी स्वैप सुविधा के लिए हस्ताक्षर किए हैं। यह जो हस्ताक्षर है श्रीलंका को एक तरह से वित्तीय सहायता, कोरोना महामारी के चलते हुए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस जो समझौते का उद्देश्य है, क्या है, क्या होती है करेंसी स्वैप, आइए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, सामान्य शब्दों में मुद्रा विनिमय एक प्रकार का विदेशी विनिमय समझौता होता है जो दो देशों के बीच किया जाता है। यहाँ एक देश अपनी मुद्रा विनिमय का उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार और विनिमय दर की स्थिरता तथा अन्य जोखिमों से बचाना होता है। सामान्यतः किसी देश का केंद्रीय बैंक और वहीं की सरकार देश में विदेशी मुद्रा की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए विदेशी समकक्षों के साथ मुद्रा विनिमय समझौते का संलग्न करती है। हमारे यहाँ जो ये समझौता हुआ है वो दोस्तों कभी कभी भारत सरकार ना आके भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वो कह देता है कि जी आरबीआई ने क्या समझौता किया है। तो ये जो समझौता हुआ है आरबीआई के द्वारा हुआ है। क्लियर है दोस्तों? चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है आपका, किस ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया की 100% की हिस्सेदारी खरीदी है? 100% की हिस्सेदारी मतलब टोटल खरीद लिया है कंपनी को। ऑप्शन नंबर ए अमेजॉन, ऑप्शन नंबर 2 स्नैपडील, और ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट, ऑप्शन नंबर डी लाइमरोड। दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो मिसप्रिंट भी हो गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी फ्लिपकार्ट। ठीक है दोस्तों, फ्लिपकार्ट ने इस कंपनी को खरीद लिया। इसकी 100% हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट ने अपने पास रख लिया, यानी 100% हिस्सेदारी वॉलमार्ट इंडिया की खरीद ली है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस राज्य में पाए जाने वाले केसर के लिए जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए हैं? हाँ जी, अगर आपको केसर की खेती करनी है तो उसके लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। और आपके ऑप्शन है यहाँ पे, ए जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, सी केरल या डी मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन होगा आपका ए जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर के राज्य में पाए जाने वाले केसर के लिए आपको जीआई पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कराना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न आज का 10वां और आखिरी प्रश्न क्या कहता है, उमा शंकर का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? दोस्तों, ऑप्शन ए है आपका अभिनेत्री, लेखक, संगीतकार और कोरियोग्राफर। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कोरियोग्राफर। तो ये थे आज के ऐसे सवाल जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
और मैं आपके लिए डेली ऐसे ही सवाल लेके आता रहूँगा। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।